हेलो बेटा, हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को कई सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक एक्टिविटी पढ़ा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, प्लानिंग। ये मैनेजमेंट को पहली एक्टिविटी करनी पड़ती है। प्लानिंग का मतलब होता है कि व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर, क्या काम फ्यूचर में करना है। जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं वो हमारा प्लानिंग कहलाता है। एंड व्हेन दिस प्लान इज इम्प्लीमेंटेड, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो भी प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग को आप क्या करना है, कौन करेगा, कितने एम्प्लॉइज होंगे, कौन मैनेजर होगा, उस मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉइज होंगे, वो एम्प्लॉइज क्या काम करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट होंगे, वो सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिया गया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे। आप लोगों ने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया था, आप लोगों ने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया था, आप लोगों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया था, और आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया था। ठीक है ना बेटा, ये आप लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए थे। ये क्या है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। आप जब पहले ये डिसाइड करते हो कि आपको क्या काम करना है फ्यूचर में, और उसके हिसाब से जब आप एक्टिविटीज को अलग अलग बाइफरकेट करते हो, और फिर ये देखते हो कि कौन प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फिर प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में कितने वर्कर्स होंगे, कौन मार्केटिंग मैनेजर होगा, उस मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे जो हमारे गुड्स को बेचने की कोशिश करेंगे, कौन फाइनेंस मैनेजर होगा, उस फाइनेंस मैनेजर के अंडर में कितने क्लर्क्स काम करेंगे, कौन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा, और उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉइज काम करेंगे। तो ये जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया ना, that structure is considered as an organization. When you have decided the activities and accordingly these activities are distributed among different employees, that part is considered as your organization. जब आप अपने काम को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हो, अलग अलग लोगों में उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, that is considered as an organization. Students, the best example of organization is human body. हमारी बॉडी में सारा काम बटा हुआ है। चलने का काम पाँव करते हैं, काम हाथ करते हैं, देखने का काम आंखें करते हैं, बोलने का काम मुंह करता है, सुनने का काम कान करते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में काम डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुझे देखना है, मैं आंखों से देख पाऊंगा। अगर मैं उसको बंद करूंगा, नॉट पॉसिबल। अगर मुझे बोलना है तो मैं मुंह से बोलूंगा, नॉट पॉसिबल। सो ईच एंड एवरी वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर बॉडी एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जब सारे के सारे बिजनेस की एक्टिविटीज को हम अलग अलग लोगों में बांट देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको हम लोग काम दे देते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस के सक्सेस के पीछे ये दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास अच्छा प्लानिंग है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, अगर आपने प्रॉपरली काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो आपका बिजनेस कैसे सक्सेस होगा। अब स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना। आपके पास एक पर्सन आता है जॉब के लिए, हु इज ए प्रोडक्शन मैनेजर। इसका मतलब उसको प्रोडक्शन का नॉलेज है, लेकिन आपने उस पर्सन को प्रोडक्शन की जगह फाइनेंस का काम दे दिया। क्या वो पर्सन अच्छे से काम कर पाएगा? कभी भी नहीं। व्हाई? बिकॉज इन विच टर्म और इन विच थिंग ही इज एक्सपर्ट, he is expert in production, और आप उसको काम क्या दे रहे हो? फाइनेंस। तो वो अपना परफॉर्मेंस कैसे देगा? तो अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर्स, मतलब इफ यू आर ए बिजनेसमैन एंड यू वांट कि आपके वर्कर्स प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करें, तो वर्कर्स कैसे परफॉर्म करेंगे? जब उनको उनकी लाइकिंग का काम मिलेगा, जो उनको पसंद है, जब उनको वो काम दिया जाएगा, तब वो अपना 100% देंगे, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि जब जो वर्कर जिस काम के अंदर एक्सपर्ट है, आपने उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से उसको वही काम दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर ऑर्गेनाइजेशन।
एक एक्सपर्ट ने कहा था स्टूडेंट कि आप मेरा पूरा बिजनेस ले लो, आप मेरा सारा पैसा ले लो, आप मेरी सारी मशीन्स ले लो, लेकिन मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहने दो। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, मुझे उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलने दो। फिर देखो कुछ ही समय में मैं बंद इंडस्ट्री को वापस चालू कर सकता हूं, और जो इंडस्ट्री नुकसान में चल रही है मैं उस इंडस्ट्री को वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपने कैसे लोगों में काम को बांटा है। काम हमेशा लोगों की एफिशिएंसी के हिसाब से एक बटा हुआ होना चाहिए, वही हमारा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बेटा। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट बाय प्लानिंग। हम लोग प्लानिंग पे गोल डिसाइड करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उस गोल को कैसे अचीव करना है, कैसे लोगों में काम को बांटना है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्लानिंग बट ऑल्सो ऑन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। कोई भी बिजनेस सक्सेस सिर्फ अच्छे प्लान से नहीं होता है, लेकिन जब उस प्लान को आपने अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो ही आपका टारगेट या गोल अचीव होता है। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी टू डिसाइड that I want to score 90% in boards. It is very easy to decide. It is very easy to plan. But the important thing is its implementation. आप उसको कैसे implement कर रहे हैं? That is the most important thing. Only planning never gives you success, but the implementation of planning gives you success, and that is our organization. The formal administrative structure that is formed to enable effective implementation of planning is called organization. जब आपने ये पूरा स्ट्रक्चर सेट किया, that structure is considered as your organization. When more than one person are working towards the achievement of a common goal, the effective organization is essential. Students, हमेशा एक चीज याद रखना, जब एक अकेला इंसान काम करता है ना, we don't need organization. मैं अगर अकेला काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि सारा ही काम मुझे करना है, मैं किसी को काम क्यों बांटूंगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है? When you have more employees. जब दूसरा एम्प्लॉय आएगा आपको उसको काम बांटना पड़ेगा, तीसरा आएगा उसको काम बांटना पड़ेगा, चौथा आएगा उसको काम बांटना पड़ेगा, एंड दैट इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन 2 or more peoples are engaged with you and according to their efficiency you have distributed work between all these employees, that is the perfect organization. The success and goal achievement of any unit of work depends on proper division of work, distribution of authority and responsibility, delegation of authority among the employees. अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेस हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि काम सब लोगों में प्रॉपर तरीके से बटा हुआ होना चाहिए, और जिसके अंदर जो एफिशिएंसी है ना, उसी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स, हर पर्सन हर चीज के अंदर एक्सपर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ बच्चों का बीए बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ बच्चों का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ का कंप्यूटर जोरदार होगा, तो किसी का गुजराती हिंदी अच्छा होगा। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो ऐसा बहुत कम होता है। हर एक की अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज होती है। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो ड्राइंग बहुत अच्छा करते होंगे, मैं ड्राइंग बहुत खराब करता हूँ, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, वो आप लोगों की एक्सपर्टीज है। तो स्टूडेंट्स, हर एक पर्सन अपने अपने फील्ड के अंदर अपने अपने पार्ट के अंदर एक्सपर्ट होता है, और जब हम लोग वर्कर्स को उनके पार्ट के हिसाब से काम देते हैं, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर मेथोडोलिकली applied and for the same organizing is inevitable. हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किए थे और उन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जब हम लोग काम को सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। Hence, it is said that planning is the brain of enterprise. हमारी बिजनेस का जो ब्रेन है ना, वो प्लानिंग है, जहाँ पे आप सिर्फ सोचने का काम करते हो। देखो, हमारी बॉडी के अंदर सोचने का काम हमारा ब्रेन करता है, और ब्रेन के हिसाब से बाकी हमारी बॉडी काम करती है। आज हम लोग मोमबत्ती के ऊपर, गर्म मोमबत्ती के ऊपर हम लोग अपना हाथ रख देते हैं, तो हम लोग तुरंत अपना हाथ नहीं हटाएंगे, या हमको हाथ गर्म लगेगा, वो मैसेज हमारे दिमाग तक जाएगा,
दिमाग उसको ऑर्डर देगा कि तुम हाथ हटाओ, फिर हमारा हाथ हटेगा। इसका मतलब हमारी बॉडी में सोचने का काम जो है ना वो ब्रेन करता है, और उस ब्रेन के ऑर्डर्स को हमारी पूरी बॉडी फॉलो करती है। कोऑर्डिनेशन इज सोल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स बॉडी। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी है और उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर मैं एक उंगली को ऐसा करता हूँ ना बेटा, तो देखो दूसरी उंगली अपने आप नीचे हो रही है। क्यों? क्योंकि ये इनका कोऑर्डिनेशन है, ये जुड़े हुए एक दूसरे से, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपका उनके साथ इतना अच्छा तालमेल होना चाहिए कि आपका कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए और कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एक ही काम 2 लोग करते हैं। जब एक काम 2 लोग करते हैं तो दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है और दोनों के बीच में झगड़े होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मीनिंग, इन जनरल वर्ड्स, द स्ट्रक्चर formed in order to enable delegation of authority and responsibility। एक ऐसा स्ट्रक्चर जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब के काम को बांटते हैं और उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग हर एक एम्प्लॉय को पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अवर ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज्ड फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। जब एक गोल को अचीव करने के लिए हम सभी लोगों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है कि जब आपने लोगों के बीच में अच्छे से काम बांटा हुआ है। आज अगर किसी को अकाउंट्स करना अच्छा लगता है, आपके पास वो अकाउंट्स के काम के लिए आया है, तो उसको अकाउंट्स का काम ही मिलना चाहिए। अगर उसको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, वो मैनेजमेंट के लिए काम के लिए आया हुआ है, तो उसको मैनेजमेंट का काम ही मिलना चाहिए। वही ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो वर्कर जिस काम के अंदर एक्सपर्ट है, उस वर्कर को वही काम मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशंस बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स। एज पर चेस्टर आई बर्नार्ड, द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कोऑपरेशन ऑफ 2 or more पीपल। एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे 2 या उससे ज्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट करके जिस एक्टिविटी को सेट किया जाए, एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। उन सबके कोऑर्डिनेशन से जिस एक्टिविटी को, जिस स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाए, वो स्ट्रक्चर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एज पर लुई एलन के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग सामने वाले की एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल हो सकता है जो सामने वाले की एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर सके, उसके टैलेंट को जान सके। मैं ये डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म। आइडेंटिफाई करना, कौन सा काम करना है, और उस काम को सब लोगों के बीच में बांटना। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क। इन सबके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। अब आप लोग बोलोगे कि इन सबके बीच में रिलेशनशिप क्यों एस्टेब्लिश करना है, लेकिन ये लोग आफ्टर ऑल भले वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं? वो काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा, तभी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको सेल करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल करेगा, पैसा आएगा, तभी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। और इन सबको काम करने के लिए वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। वो वर्कर्स कौन देगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। It means all these activities are interconnected to each other and that is our coordination। वही हमारा coordination है। तो उस coordination को establish करने के लिए जो हम लोग structure set करते हैं, that structure is considered as our organization। Enabling people to work most effectively together in accomplishment of objectives। ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो हम लोग सब लोगों को साथ में लेके आते हैं और उनके बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन सेट करते हैं कि सब लोग अपना अपना काम अच्छे से कर सकें, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, धीरूभाई अंबानी के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। धीरूभाई अंबानी ने अपनी शुरुआत विमल कंपनी के साथ की थी, विमल शूटिंग्स के साथ। जो विमल कपड़ा आता है उसके साथ धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत की थी। विमल शूटिंग्स के बाद जो उन्होंने अपना दूसरा वेंचर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मुद्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मुद्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी दैट वाज स्टार्टेड बाय द
ग्रुप एसोसिएट्स ऑफ धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने वो कंपनी स्टार्ट की थी जिनका काम था एडवर्टाइजमेंट्स बनाना। अब वो कंपनी का जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने अपने फ्रेंड को रखा और अपने फ्रेंड को बोला कि ये कंपनी तुझे ही चलानी है, मैं सिर्फ तेरे से रिपोर्ट्स लेता रहूंगा, बाकी ये कंपनी तेरे को ही चलानी है। और ये क्या हो गया बेटा, ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने काम बांट दिया, कंपनी तू सीईओ है, अब ये कंपनी तुझे ही चलानी है, मैं सिर्फ तेरे से रिपोर्ट लूंगा। यही एक बिजनेसमैन का काम होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब स्टूडेंट आगे की कहानी सुनना। उस टाइम ड्यूरेशन में मुद्रा कंपनी में कुछ इश्यूज चल रहे थे, मतलब मुद्रा कंपनी के स्टार्ट होने के 6-8 महीने 1 साल के बाद वहां पे कुछ इश्यूज क्रिएट हुए। तो उनके जो फ्रेंड थे धीरूभाई अंबानी के, उन्होंने सोचा कि मैं मुंबई जाके धीरूभाई अंबानी से बात करता हूं और उन चीजों का सॉल्यूशन लाता हूं। वो मुंबई गए, सुबह सुबह वो धीरूभाई अंबानी के घर पहुंचे। धीरूभाई अंबानी ने उनको चाय पे बिठाया। चाय पिलाते हुए धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ उनको एक क्वेश्चन पूछा, ऑल वेल, सब कुछ ठीक है? अब उनके फ्रेंड उससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने बोला यस, ऑल इज वेल। वापस आए। मुद्रा कंपनी बेसिकली अहमदाबाद में ही चलती थी। अहमदाबाद वापस आए, सब कुछ सेटल डाउन किया, जो भी इश्यूज चल रहे थे उन इश्यूज को खत्म किया। 2-3 महीने के बाद वापस धीरूभाई अंबानी से मिलने के लिए गए। जब वो धीरूभाई अंबानी के साथ बैठ के फिर से चाय पी रहे थे, तब धीरूभाई अंबानी ने उनको पूछा, ऑल इश्यूज सेटल्ड? ही वाज शॉक्ड। धीरूभाई ने उनको पूछा कि सारे इश्यूज सेटल डाउन हो गए? धीरूभाई शॉक, उनके जो फ्रेंड थे वो शॉक हो गए। बोले सर आपको कैसे पता चला कि इश्यूज थे? बोले मुझे पता था कि इश्यूज थे और मुझे यह भी पता था कि तुम उन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको यह पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉइज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतने एफिशिएंट हैं। तो वो कब होगा? जब आप उनकी एफिशिएंसी और उनके टैलेंट के हिसाब से आप उनको काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। Now the concept, it is inevitable to have efficient organization for effective administration and management process. एक बिजनेस को सक्सेस होने के लिए अच्छे तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। Most of the problem of management arises due to ineffective organization in the management. Students, problems कहां से शुरू होती हैं? जब आपने एक अकाउंटेंट को मैनेजमेंट का काम दे दिया, अब वो बराबर काम करेगा नहीं। अगर वो बराबर काम नहीं करेगा तो उसका प्रेशर किसके ऊपर आएगा? उसका प्रेशर हम पे आएगा। वहीं से लेके बिजनेस में प्रॉब्लम चालू होगी। लेकिन अगर पहले से ही आपने वर्कर की एफिशिएंसी के हिसाब से उसको काम दिया होता, ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्कर के टैलेंट के हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। Most of the problems of management arise due to ineffective organization in the management. Hence, the business unit could not achieve its goal in the specific time. जब आपने बराबर काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो आपको जो टाइम पे काम खत्म करना है या टाइम पे जो आपको गोल्स अचीव करने हैं, आप कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। If the business unit has capable and effective organizing, then through optimum use of resource, time, energy and money can be saved and problems in the activities of business can be avoided. अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सेट है तो क्या होगा? टाइम टू टाइम पे, मे भी कम टाइम में, कम रिसोर्सेस के साथ, कम खर्चों के साथ हम हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद द ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, ऑर्गेनाइजेशन कहां पे आता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। आपको काम बांटने की जरूरत तभी पड़ती है कि जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं। अगर आप अकेले ही काम कर रहे हो, सारा ही काम आपको करना है, तो काम बांटने की जरूरत ही नहीं है, वहां ऑर्गेनाइजेशन आएगा ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशन कहां पे आएगा? जब आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, जब लोग आपके साथ जुड़ के आपके साथ काम कर रहे हैं। Where 2 or more people work together, the structure for the work accomplishment is an effect in an effective manner is called ऑर्गेनाइजिंग। हम जब काम को प्रॉपर तरीके से सब लोगों के बीच में बांटते हैं, लोग जैसे जैसे हमारे साथ आते जाते हैं, हम वैसे वैसे उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उनको काम देते जाते हैं, वही हमारा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज अरेंजमेंट। उसको हम लोग अरेंजमेंट भी कहते हैं। घर के अंदर अरेंजमेंट होता है, मम्मी घर का काम करते हैं, पापा पैसा कमाने जाते हैं, हमारे बच्चों का काम है पढ़ना,
ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अरेंजमेंट है, काम बटा हुआ है। In an organization, authority and responsibility are delegated to group of people gathered to achieve a common objective. हमारा common objective होता है बिजनेस का प्रॉफिट करना, और बिजनेस के प्रॉफिट करने के लिए सारे वर्कर्स जुड़ते हैं और उन वर्कर्स को हम लोग उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से काम बांटते हैं, और वही हमारा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। A common objective and interrelationship is established among them. For this, the human body is an excellent example. मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी है। सारा काम हमारी बॉडी में बटा हुआ है और कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। हाथ अपना काम करते रहते हैं, मुंह अपना काम करता रहता है, आंखें अपना काम करते रहते हैं। इसका मतलब सोचो बेटा, भगवान का ऑर्गेनाइजेशन कितना पावरफुल है, हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। हमारा तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार एक ही काम दो लोग करते हैं तो उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। हमारी बॉडी में कभी झगड़ा नहीं होता, सब कुछ प्रॉपर्ली काम करता रहता है। द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट, बट स्टिल ऑल द पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड टू वन अनदर। भले सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खाने का काम सिर्फ मुंह करता है, लेकिन उसमें से ब्लड बनता है और ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये उनका कोऑर्डिनेशन है। इसी तरीके से बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए कि सबके बीच में काम बटा हुआ होना चाहिए, लेकिन एट द एंड वो सब काम किसके लिए कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जब काम को सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और वो स्ट्रक्चर इतना पावरफुल कर देते हो कि आप हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हमारा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग घर पे बैठ के कभी आईपीएल मैच देखते हैं तो हमारा नुकसान है, बिजनेस बंद करके आईपीएल मैच देखेंगे तो नुकसान है। मुकेश अंबानी को एक पैसे का भी नुकसान है क्या? क्योंकि उसने क्या किया हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन किया है, उसने सब लोगों के बीच में काम बांटा हुआ है, तो वो आराम से बैठ के अगर 5 घंटे मैच भी देखता है तो उसके घर से कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि उसके लिए तो लोग तो काम कर ही रहे ना। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, कि जहां पे आपने हर एक वर्कर की एफिशिएंसी के हिसाब से उसको काम दिया हुआ है और उन सबके कोऑर्डिनेशन से आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।